हैं कि कल के सेशन में हम लोग निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए हमारे क्या ट्रेड प्लान रखने वाले हैं। एक एक करके दोनों इंडेक्स को समझने की कोशिश करेंगे जितना समय होगा। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हम एक रेंज को कंसोलिडेट कर रहे हैं। और ये रेंज कौन सा है ना सर, ये रेंज एक आपका नियर बाई रेजिस्टेंस रेंज है जो कि डेली टाइम फ्रेम और 2 आवरली टाइम फ्रेम का है। और लगातार इसी रेंज से लगातार अभी पिछला मोमेंटम भी हम लोगों ने यहीं से 49,900 तक किया था। ठीक है, तो कोई प्राइस अगर रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करे तो उसको हम एक स्ट्रांग बिहेवियर मानते हैं। अगर आपको अच्छी खरीदारी करनी है ना तो उसका एक ही तरीका है, क्या कि पहले तो आप निचले स्तर से धीरे धीरे खरीदारी करते हुए उस सेलर के भाव के पास आइए जहां वो बेचकर बैठे। दूसरी बात, अब जब आप उसके पास पहुंच जाएं तो उसको काटिए मत, वहां पे पहुंचकर और खरीदारी कीजिए और स्ट्रांग हो जाइए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के पास जितनी सप्लाई पड़ी है उसको भांपते हुए अगर आप वहीं अपनी तैयारी कर लें, प्रिपरेशन कर लें, इसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन करें, खरीदारी करें। ठीक है, और बार बार रेजिस्टेंस को हिट करें हिट करें हिट करें और एक्यूमुलेशन करते रहें, जितना वो बेचे उतना खरीदते रहें। तो इससे क्या होगा, जितनी सप्लाई है उसको आप वहीं खड़े होकर न्यूट्रल करे दे रहे हैं, लगातार बाइंग कर रहे हैं सर। ठीक है, तो डेली और आवरली टाइम फ्रेम पे 2 आवरली टाइम फ्रेम का क्या रेंज है पहले तो वो समझिए। यहां से रिसेंटली हम लोगों ने डाउनफॉल किया था और इसी हाई से किया। अगर आप गौर करें तो यही हाई हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, यही हाई हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है। अब इसके पास हम लोगों को 3 सेशन हो गया कंसोलिडेट करते हुए। तो आप बोलेंगे कि ये ब्रेकआउट हो जाना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। क्यों? अभी समझिए कि हम किस टेरिटरी को और कैसे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो हम एक डाउनवर्ड्स मोमेंटम करने के बाद एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं और उस रेंज के सबसे बड़े इंपैक्ट लो हम लोगों ने उस रेंज के लो ब्रेक करके लगाए और वहां से जो लिक्विडिटी उठाई, जितना डिमांड उठाकर गए, वहां से गैप अप हुआ और गैप अप करने के बाद कंसोलिडेट कर रहे हैं नियर बाई रेजिस्टेंस। अब ये खरीदारी की तरीका है, ये बाइंग का एक प्रोसेस है। अब ये अच्छे अगर खरीदार है ना तो ये पहला काम पता है क्या करेंगे, अपने लास्ट बाइंग प्राइस को सेफ रखेंगे। क्यों सर? अगर ये अपने लास्ट बाइंग प्राइस को सेफ नहीं रख पाए ना तो इनका नेक्स्ट टारगेट पता है क्या है, अगर ये यहां पर अपने आखिरी खरीदारी के भाव को नहीं बचा पाए तो इनका पहला टारगेट रहेगा वो है 51,300। ये कब मिलेगा जरा वो समझ लीजिए। अब रेजिस्टेंस थ्योरी पे दोबारा लौटते हैं। देखिए, जो चीजें मैं आपको सिखाता हूं बड़ी लॉजिकल होती हैं और आपको इजी टू ट्रेड लगेगा जब आप बाजार में बैठेंगे। और इसी लॉजिक के साथ बाजार में बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, समझिए, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। प्राइस ने क्या किया, उस रेजिस्टेंस एरिया के पास चलकर पहुंचे जहां से पिछली बार गिर के आए थे। वहां पहुंचने के बाद जब प्राइस एक्यूमुलेशन करेगा तो उसमें बहुत एक चीज कॉमन होगी, क्या? आप अपनी पिछली खरीदारी के भाव को सेव करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस एरिया 100 रुपए का है, 100 रुपए से गिरकर कोई प्राइस 80 तक आया, अब हम पहुंच कहां गए हैं, 90 चल के पहुंच गए सर, या 95 पहुंच गए। अब 95 पहुंचने के बाद हम लोगों ने पहली बार हिट किया 100 को हिट किया तो वहां पर पहले से सेलर्स बैठे, उन्होंने डाउनसाइड मोमेंटम की कोशिश की। तो हम क्या करेंगे, पहले 95 को सेव किया और 95 के ऊपर प्राइस रोके रहे 96 के पास कंसोलिडेशन किया और फिर जाकर एक बार गए 97, 98, 99 तक। उन्होंने जैसे ही डाउन साइड मोमेंटम किया तो 95 को फिर सेव किया और कोशिश किया जो ये कंसोलिडेशन किया ना हम लोगों ने 96 के पास, इसको भी सेव करते हुए ऊपर की तरफ रख गए। दोबारा 100 को हिट किया तो वहां से जब दोबारा डाउन साइड मोमेंटम आया तो ये जो हमारा फिर से जो लो लग गया, क्या? 96 रुपया 50 पैसा। अब ये जो स्विंग लो है वो बड़े करीब लगते जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही खरीदार है, जो यहां खरीद रहा है वही यहां खरीद रहा है, वही यहां खरीद रहा है। बायर्स एक ही है, बायर्स में कोई डिफरेंस नहीं। अब ये बायर्स कोशिश क्या कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी खरीदारी को धीरे धीरे शिफ्ट किया जाए और सेलर्स को धीरे धीरे काटा जाए। इसी प्राइस में क्या होता है, डिमांड सप्लाई बराबर, डिमांड सप्लाई बराबर, और बायर अपनी पोजीशन को धीरे धीरे हायर साइड शिफ्ट करने की कोशिश करता है। अगर यहां पर प्रीवियस मोमेंटम स्ट्रांग नहीं रहा, इसका मतलब समझते हैं, अगर आपकी पिछली तैयारी अच्छी नहीं है और आप सिर्फ रेजिस्टेंस पे फाइट करने सेलर से डायरेक्टली पहुंच गए तो सेलर ने अगर आपके लास्ट बाइंग प्राइस को यहां काट दिया ना तो यहां कोई आपकी अच्छी खरीदारी नहीं है सर। तो बहुत बड़ा पैनिक आता है। यहां जो भी आपके साथ खरीदार इंटरेस्टेड हो रहे थे इस बाइंग में, वो भी यहां पर फियर के कारण अपनी पोजीशन काट कर भागते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस रेंज के बाद और निचले स्तर पर कोई फाइट होने नहीं बैठा है। यहां पर तो एक बार ब्रेक हुआ तो सीधा डाउन साइड मूवमेंट। वही मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूं। देखिए जरा, ये हाई यहां पर लगे,
और हाई लगने के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाइए। अब आपको बेहतर तरीके से कंडीशंस क्लियर होंगी। प्राइस ने गैप अप किया, गैप अप करने के बाद पहला लो लगा 51,800, 51,800 से रिकवरी हुई, प्राइस कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद यहां से सप्लाई आई और सप्लाई करते हुए क्या, ये लास्ट लो को सेव किया। लास्ट लो को सेव करते हुए यहां कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, फिर एक बार हाइट किया। हिट करने के बाद वो तो सेलर है सर, सेल करेंगे जब तक उनकी आप पूरी क्वांटिटी जितनी वो बेचने बैठे उसके बराबर एक्यूमुलेशन कर लीजिए, तभी डिमांड हायर देन सप्लाई, तो ही प्राइस हाई ब्रेक करेगा। तो ये हाई भी आपके लिए जरूरी है, इसी को आगे समझाता हूं, पहले अभी समझ लीजिए। जब यहां से दोबारा हिट किया तो ये सेव पहले किया था, उसके बाद ये लो बना दिया, अब इसको सेव कर रहे हैं और इस कंसोलिडेशन को सेव कर रहे हैं। प्राइस ने यहां पर एक एग्रेसिव कंसोलिडेशन किया, देखा आपने। आज के सेशन में इसी लो से डिमांड उठी और उसी कंसोलिडेशन के बाद कंसोलिडेशन करके डिमांड उठाने की कोशिश की, प्राइस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था हाई, वहां से रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब हमारे लिए जरूरी पता है क्या है, हमारे लिए जरूरी है, दोबारा से मार्क करता हूं, ये सारे स्विंग लोज, ये जितने स्विंग लो आपको दिख रहे हैं, ये सारे स्विंग लो आपके लिए जरूरी है सर। पहला ये, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, ये चीजें आपको बार बार सीखने को नहीं मिलती। दूसरा ये, ठीक है, तीसरा ये, और उसके बाद ये सब बॉटम है। बॉटम समझते हैं ना सर, ये सब बॉटम है। देखिए अब क्या हो, मैंने आपको क्या बताया, ये जितने बायर्स इंटरेस्टेड हैं इनका लास्ट बाइंग प्राइस क्या है, इनका लास्ट बाइंग प्राइस है 51,800। इसके पहले पहले ही इन्होंने पूरी खरीदारी जितनी कर रखी है वही कर रखी इसके बाद, और यहीं पर ये कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पर इतनी खरीदारी कर ली जाए कि ये सेलर काट दिए जाए। इससे क्या होगा पता है, इससे होगा ये कि आप ये हाई तो ब्रेक करने में सफल हो जाएंगे, और इसके बाद के सेलर्स ने भी अगर एक बार आप यहां को ये हाई ब्रेक करेंगे और आपको मोमेंटम कहां मिलेगा, अगले रेजिस्टेंस एरिया तक। तो इसके बाद अगर आप गौर करें 2 आवरली टाइम फ्रेम पर एक गैप दिखेगा आपको, वो गैप मैं आपको दिखाऊं। आइए देखिए, आप चीजों को, प्राइजेशन को जब तक बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे ना, तब तक चीजें आपके लिए क्लैरिटी नहीं है। क्लासेस में हम लोग डेली लाइव ट्रेड्स इसीलिए साथ में करते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो, आपके स्किल पे काम हो, और आप लाइव मार्केट सेंटिमेंट से बिल्कुल परफेक्टली जुड़ जाए। आपको पता हो कि करना क्या है, ठीक है, टाइम टू टाइम, कि 12 बजे कौन से सेटअप बनेंगे, 1-2 बजे के पास कैसा मोमेंटम करता है बाजार, 10 बजे के आसपास के, ये सारी चीजें हम लोग लाइव सेशंस में डिस्कस करते हैं। अब देखिए प्राइस क्या किया, ये हाई अगर ब्रेक किया तो कहां तक मोमेंटम होगा, 52,800 तक। 52,800 से अगर सेलर एग्रेसिव हुआ, ये तो बड़ी सप्लाई है, गैप डाउन करने के बाद उन्होंने तो यहां प्राइस पहुंचने ही नहीं दिया। आप ये ब्रेक करेंगे तो ये इन्वर्टेड हैमर का प्राइस, तो 53,200 तक लगातार सेलर्स ही बैठे हैं सर। आप जितना ब्रेकआउट करेंगे और हाई की तरफ प्राइस को ले जाएंगे तो सारे लिक्विडिटी रेंज है सेलर्स के, ठीक है। और उनमें से अगर सिंगल सेलर भी अगर किसी तरीके से सफल हुए ना, किस काम में, आपका एक स्विंग लो ब्रेक करने में, इतने जितने मैंने आपकी मार्किंग की है ना, एक बार प्राइस इनके नीचे परफेक्टली क्लोज करने लगे, इनके नीचे। अब इसको आप ट्रेंड लाइन से भी एक बार मार्क कर ही सकते हैं कि ये सारे लाइंस को ड्रॉ करते हुए एक ट्रेंड लाइन आप इस तरीके से बना दीजिए, एक रेंज है। बायर्स पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, और ये बायर शिफ्टिंग नहीं है सर, एक तरीके से ये बायर्स ट्रैप भी हो सकता है अगर ब्रेकडाउन हुआ तो। अभी तो ये 3 दिन का कंसोलिडेशन हो गया, तो हो सकता है कि ये हाई ब्रेक होकर हायर प्राइस पे प्राइस निकल के जाए, 52,800 और 53,200 तक निकल के जाए। लेकिन जहां तक भी चल के जाएगा, लौट कर जब भी ये लो ब्रेक होंगे ना, तो यहां के बाद निचले स्तर पे आखिरी सपोर्ट एरिया जो है वो क्या है सर, 51,300। तो यहां के बाद यहां तक का मोमेंटम हमारे लिए बड़ा इजी टू ट्रेड होगा। इसीलिए सबसे पहले इसी को प्लान किया हम लोगों ने, क्या कि इस पे नजर रहनी चाहिए। और ये कब होगा सर, राइजिंग विक्स। मैंने आपको बताया ना, बाजार में डाउन साइड मोमेंटम का डर है। जैसे आज बाजार लगातार पॉजिटिव नोट पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है कि एक भी लो ब्रेक नहीं कर रहा, रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड, डे हाई ब्रेक करने की कोशिश किया, है ना, तो पॉजिटिव बिहेवियर में मार्केट ने ट्रेड किया। अगर ये सेंटिमेंट जैसे ही चेंज होगा तो ये जो नेगेटिव विक्स दिख रहा है ये सबसे पहले पॉजिटिव होगा, फियर को बढ़ाएगा और ट्रेंडिंग होगा, और उस समय एग्रेसिव एक रेड बॉडी साइज कैंडल से ये ब्रेकडाउन मिलेंगे। उस समय जब आप शॉर्ट करेंगे तो आपके लिए ये टारगेट बड़े आसान हो जाएंगे, अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो। दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन डिस्कस कर ली, दूसरी कंडीशन, अगर आज के मार्केट का सेंटीमेंट रिपीट होगा तो क्या होगा, विक्स नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव विक्स के साथ ये सारे स्विंग लो सेफ रहेंगे, और ये स्विंग लो सेफ होने के साथ प्राइस में डाउन साइड कैंडल्स के फॉर्मेशन छोटे छोटे होंगे, रिट्रेसमेंट छोटे होंगे। इससे क्या समझ आता है कि ये सेलर में इतनी अब एबिलिटी, इतनी क्षमता नहीं रह गई कि ये लो ब्रेक कर पाए। तो क्या होगा, अब एक बात बताइए, अगर आप मुझसे फाइट में ना जीत पाए
तो आप क्या बोलेंगे, मेरे बड़े भाई से लड़ लीजिए सर, यही तो बोलिएगा ना। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर ये सेलर नहीं रोक पाएंगे तो ये क्या कोशिश करेंगे कि इस हाई को मौका देंगे हायर साइड शिफ्ट होने का। तो ये मोमेंटम करके 52,800 से सप्लाई उठाने जाएगा सर, ठीक है। और मैंने आपको क्या सिखा रखा है, जब तक एक बड़े रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर कॉन्जिक्यूटिव 2 डेली क्लोजिंग और उसका वैलिडेशन ना मिले, तब तक हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं करते हैं। क्या कि सेल ऑन राइज के लिए ट्रेड प्लान कर लिए, अब ये भी पता है कि कल अगर विक्स डाउन साइड रहा और ये हाई ब्रेक हो गए तो 52,800 तक चल के जा सकता है, तो छोटे टाइम फ्रेम पर इसको ट्रेड किया जा सकता है, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर 8 EMR लो लगाकर और बॉटम के पास खरीदारी करते हुए, ठीक है। अब समझिए 52,800 पर बाजार पहुंच गया, मान लेते इंट्राडे में 12-1 बजे, वहां से डाउन साइड मोमेंटम हुआ और ये लो ब्रेक हो गया, फिर हमको शॉर्ट करने का मौका मिला। अगर 12-1 बजे विक्स राइजिंग हुआ, 52,600 तक गया मार्केट, 800 700 कहीं तक भी गया, बस ये रेंज ब्रेक होना चाहिए, एग्रेसिवली ब्रेक होना चाहिए। और विक्स अगर 3% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है तो तुरंत कॉस्ट पे आ जाएगा, पॉजिटिव होने लगेगा, समझ लीजिएगा डाउन साइड मोमेंटम की संभावना बढ़ गई, ठीक है। और यहां के बाद सबसे बड़ी खरीदारी सर यहां पर पड़ी हुई है। इसके पहले समझ लीजिए कि 50-51 हजार तक ये मार्केट बड़ी आसानी से ट्रेड करेगा अगर लो ब्रेक हुए। जब तक लो ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट एंड वॉच, ठीक है। और छोटे छोटे ट्रेड्स करते रहिए, जब भी ये हाई ब्रेक हो, विक्स नेगेटिव है, तो इंट्राडे मोमेंटम और सेंटीमेंट को समझते हुए उसके साथ चलिए। लेवल क्या है, ये ओपन इक्वल टू हाई का कैंडल, जैसे ये निकलेगा, अगर ये नहीं निकला और ये भी ब्रेक नहीं हुआ तो प्राइस इसी रेंज को ट्रेड करता रहेगा, 2-2.5-3% विक्स फिर गिरेगा। और जितने दिन यहाँ कंसोलिडेशन पीरियड बढ़ेगा उतना ये बायर्स के लिए बेहतर होने वाला है, ये बात समझिए। कंसोलिडेशन एक बायर बिहेवियर है और अगर आप रेजिस्टेंस के पास कर रहे हैं तो उतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बात क्लियर हुआ। तो जब हमको 70% के आसपास डेली टाइम फ्रेम से जो डाउन साइड मोमेंटम मिला उसकी रिकवरी दिख जाए, यहां से हम गिर के आए थे सर, गिरने के बाद ये गैप रह गया और ये इन्वर्टेड हैमर 52-53-200 का ये रेंज है, इसके ऊपर 2 दिन बाजार क्लोज करना चाहिए। और जो 2 दिन में एक जो हाई हो, टॉप हाई हो, दोनों दिन का कंबाइंड हाई, वो जब ब्रेक होगा 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तब हम बाई ऑन डिप की तरफ बढ़ेंगे, जो भी हम रिसेंटली सेल ऑन राइज की तरफ है। तब तक नहीं, तब तक हमारे ट्रेड प्लान और माइंडसेट में कोई चेंज नहीं, प्राइस वीक का वीक ही है सर, ठीक है। ये बात समझ लीजिए। चलिए लगभग चीजें क्लियर होंगी। कोरिलेटिवली आप लोग निफ्टी इंडेक्स को भी देख लीजिएगा, समय का अभाव है सर तो इतना ही हम लोग देख सकते हैं चीजों को। उम्मीद है बेहतर तरीके से आपने कंडीशंस को समझा होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली पूछना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टेक्ट डिटेल है, वहां से आप डायरेक्टली क्लासेस में भी एनरोल कर सकते हैं जो भी आपको डिटेल चाहिए, और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है।